Welcome students to the fourth lecture for the chapter Surface Chemistry. In this lecture, we will discuss about purification of colloids and properties of colloids. Now the first topic of this lecture is purification of colloidal solution. All of you know that colloidal solution is prepared by a method which is known as peptidization. In this method, a freshly prepared precipitate of a substance is converted into colloidal solution by adding an electrolyte, जिसको peptizing agent कहा जाता है. Means to for the existence of a colloidal solution, small amount of or traces of electrolyte is essential. किसी भी colloidal solution को exist होने के लिए उसमें trace of electrolyte का present होना must है. But if the excessive amount of electrolyte and some other soluble impurities present in colloidal solution, it coagulate the colloidal solution into precipitate. तो impurities और electrolyte यदि excess में होता है तो वो colloidal solution को precipitate में convert कर देता है. That process is called coagulation. Therefore, it is necessary to reduce the concentration of these soluble impurities to a requisite minimum. इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि एक कोलाइडल सोल्यूशन में जो इम्प्योरिटीज़ मीन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसको रिमूव किया जाए. द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ टू अ रिक्विसाइट मिनिमम इज़ नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन. Now first method used for the purification of colloidal solution is dialysis. Dialysis is a process of removing a dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane. Dialysis क्या होता है? जो colloidal solution में dissolved substance है उसको colloidal solution से separate करना है by using suitable membrane through a process of diffusion. Since particles of true solution can pass through animal membrane or parchment paper or cellophane sheet, but not the colloidal solution, the membrane can be used for dialysis and the apparatus used for this purpose is called dialyzer. डायलिसिस के लिए जो apparatus यूज़ होता है उसको डायलाइज़र कहा जाता है और इसमें जिस membrane का यूज़ किया जाता है वो या तो पार्चमेंट पेपर होता है या एनिमल मेम्ब्रेन या सेलोफोन शीट होती है जिसमें से ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल क्रॉस हो जाते हैं लेकिन कोलाइडल पार्टिकल्स क्रॉस नहीं होते हैं. नाउ द कोलाइडल सोल्यूशन विच इज़ टू बी प्यूरिफाइड इज़ फिल्ड इन अ बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन. उस कोलाइडल सोल्यूशन जिसको प्यूरिफाई करना है उसको एक सुटेबल मेम्ब्रेन के बैग में फिल करते हैं. देन इट इज़ सस्पेंडेड इन अ वेसल थ्रू विच फ्रेश वाटर इज़ कंटिन्यूसली फ्लोइंग. उसको एक कंटेनर में सस्पेंड करते हैं जिसमें से फ्रेश वाटर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है. दैन द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ट्रू सोल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैं डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द आउटर वाटर वेयर एज द कोलाइडल पार्टिकल्स लेफ्ट बिहाइंड. कोलाइडल पार्टिकल्स अंदर रह जाते हैं और ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स लेयर से डिफ्यूज़ होकर बाहर आ जाते हैं. दैन कोलाइडल पार्टिकल देन शेकन विथ सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम in order to get the pure colloidal solution. Now what is dialysis? I think clear to all of you. Now the next method for the purification of colloid is electrodialysis. It is similar to that of dialysis, only one extra point in it that since dialysis is a slow process, it can be made faster by applying an electric field. इस पे क्या करते हैं कि डायलिसिस जैसा ही सेम होता है लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को पता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स में चार्ज होता है. यदि कोलाइडल पार्टिकल पे प्लस चार्ज है तो मीडियम पे माइनस चार्ज होगा. दैन कोलाइडल पार्टिकल में यदि माइनस चार्ज है तो मीडियम पे प्लस चार्ज होगा. तो जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं आउटर सरफेस पे जिसमें मीन्स डायलिसिस कर रहे हैं उस स्पॉट के अंदर पे, तो मीडियम जो होता है वो इलेक्ट्रोड होने के कारण मूव होने लगता है फास्टर. मीन्स यदि मीडियम पे नेगेटिवली चार्ज है तो वो एनोड के साइड पे और पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैथोड के साइड पे फास्ट मूव करेगा. तो इस पे क्या करते हैं, सेम वैसे ही करना है. एक सुटेबल मेम्ब्रेन के बैग में कोलाइडल सोल्यूशन लेकर उसको वाटर में सस्पेंड कर देते हैं एंड इलेक्ट्रोड्स आर फीटेड इन द कंपार्टमेंट. इलेक्ट्रोड्स फीटेड होते हैं. देन कोलाइडल मीडियम के पार्टिकल्स माइग्रेट होकर बाहर आ जाते हैं इलेक्ट्रोड्स के साइड पे, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स के साइड पे, और कोलाइडल पार्टिकल्स बैग के अंदर रह जाते हैं जिसको फिर सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम के साथ शेक करके फिर से कोलाइडल सोल्यूशन बनाया जा सकता है.
तो electrodialysis is similar to dialysis, only an electric field is applied to fasten the rate of dialysis. Now the third method for the purification of colloid is ultrafiltration. Now since the pores of ordinary filter paper is permeable for colloidal particles, जो सिंपल फिल्टर पेपर के पोर्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उसमें से कोलाइडल पार्टिकल क्रॉस हो जाते हैं, तो कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी प्यूरिफाइड बाय filtering it through simple filter paper. That's why the pores of simple filter paper are, जो सिंपल फिल्टर पेपर के पोर्स होते हैं उनको विच आर बिगर इन साइज कैन बी स्मॉल एंड मीन्स उसको कैसे कैन बी छोटा किया जा सकता है, उनको कैन बी स्मॉलर बाय डिपिंग इट इन अ सोल्यूशन विच इज़ कॉल्ड कोलोडियन सोल्यूशन. उसको एक सोल्यूशन में डिप करके छोटा किया जा सकता है. फॉर द कोलोडियन इज़ अ 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल एंड ईथर. कोलोडियन जो होता है वो नाइट्रोसेलुलोज का 4% सोल्यूशन होता है एल्कोहल एंड ईथर में. तो जब सिंपल फिल्टर पेपर को इसमें डिप किया जाता है तो जो सिंपल फिल्टर पेपर के पोर्स हैं वो स्मॉल हो जाते हैं. तो फिल्टर पेपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्ट्रा फिल्टर पेपर बाय soaking the filter paper in a collodion solution, then hardening by formaldehyde, then finally drying it. फिर उसको ड्राई कर लेते हैं. पहले कोलोडियन में डिप करते हैं, फिर फॉर्मेल्डिहाइड से उसको हार्ड करते हैं और फाइनली ड्राई कर लेते हैं. Thus by using ultra filter paper, colloidal particles are separated from rest of the materials. Ultrafiltration is a slow process. Then to speed up the process, pressure और suction is applied. यदि हमको इस प्रोसेस को स्पीड अप करना है तो प्रेशर या सक्शन अप्लाई किया जा सकता है. Colloidal particles left on the ultrafilter paper and it is then stirred with fresh dispersion medium to get a pure colloidal solution. फिर उसको fresh dispersion medium के साथ शेक करके फिर से colloidal solution बनाया जा सकता है. Now the next topic of this lecture is properties of colloidal solution. Now first property of a colloidal solution is colligative properties. All of you know that those properties of solution which depends on relative number of solute and solvent and do not depends upon their nature are called colligative properties. आप लोगों ने solution chapter में पढ़ा है, जो सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, उन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है. 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं: ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एट्सेट्रा. Now all of you know that colligative particles being bigger aggregates, the number of particles in a colloidal solution is comparatively small as compared to a true solution. Means if we have two solution, one is colloidal and one is true solution of same concentration, दोनों solution का concentration same है, the number of particles in true solution will be more as compared to colloidal solution, because colloidal solutions are bigger और sometimes they are aggregates of small particles, तो number of colloidal particles कम होंगे. That's why the value of colligative properties are of small order in colloidal solution as compared to value shown by true solution at same concentration. इसलिए colligative properties colloidal solution की जो होती है वो true solution की colligative properties से small order की होती है. Now the next property of colloidal solution is Tyndall effect. Tyndall effect is the scattering of light in a colloidal solution. When a beam of light is passed through a colloidal solution, the beam of light is scattered by colloidal particles, and the path of light become visible. जब किसी colloidal solution से beam of light पास होती है तो colloidal particles उस beam of light को scatter करके path of light को visible बना देते हैं, and this scattering of light illuminates the path of beam in the colloidal dispersion. और वो जो scattering of light होती है वो path of beam को illuminates कर देता है, मीन्स आपको पूरा दिखना लगता है. जैसे आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा जब आप सिनेमा हॉल में देखते हैं कि प्रोजेक्टर से लाइट स्क्रीन पे फॉल होती है तो जिगजैग मोशन पे कोलाइडल पार्टिकल्स एयर में डिस्पर्स होते हैं, डिस्पर्स पार्टिकल्स दिखाई पड़ते हैं. वो क्या होता है कि वो डिस्पर्स पार्टिकल इन एयर
इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। जब उस पर लाइट फॉल हो रही है तो वो लाइट को स्कैटर करके कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। दैट कोन इज कॉल्ड टिंडल कोन। उस कोन को टिंडल कोन कहते हैं। दिस इफेक्ट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फैराडे एंड लेटर स्टडीड इन डिटेल बाय टिंडल एंड इज टर्म्ड एज टिंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट को पहले ही ऑब्जर्व फैराडे ने किया था, बट इसका डिटेल में स्टडी टिंडल ने किया था। दैट्स वाई दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसलिए इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। बट फॉर अ कोलाइडल सोल्यूशन टू एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। एक कोलाइडल सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट अंडर टू कंडीशन पे ही एग्जिबिट करता है। फर्स्ट पॉइंट, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर दैन वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। मीन्स जो वेवलेंथ ऑफ लाइट कोलाइडल सोल्यूशन पे फॉल हो रही है उससे कोलाइडल पार्टिकल्स का डायमीटर बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, नॉट मच स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है। Then second, the refractive indices of dispersed phase and dispersion medium differ greatly in magnitude. Dispersed phase and dispersion medium का refractive indices में के magnitude में great difference होना चाहिए. If these two conditions meet, then only a colloidal solution exhibit Tyndall effect. Now the next property is color. All the colloidal solution impart color. The color of colloidal solution is due to scattering of light by the dispersed phase particle. एंड द कलर डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल। एक कोलाइडल सोल्यूशन का कलर उसमें प्रेजेंट पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। उस साइज के बेसिस पे वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करता है। दैट्स वाई डिफरेंट कोलाइडल सोल्यूशन स्कैटर डिफरेंट लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। नाउ नेक्स्ट इज ब्राउनियन मूवमेंट। When colloidal solution are viewed under a powerful ultra microscope, the colloidal particles appear to be in a state of continuous zigzag motion all over the field of view. आप लोगों ने देखा होगा जब किसी डार्क रूम की स्लिट से सनलाइट एंटर करती है तो डस्ट पार्टिकल इन एयर जिगजैग मोशन पे मूव करते हुए आपको दिखाई देते हैं। दिस मोशन वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन एंड इज़ नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। इसको सबसे पहले ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। एंड दिस मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कोलाइड बट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल एंड विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन। ये जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है वो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के साइज पे और डिस्पर्शन मीडियम की विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। पार्टिकल का साइज जितना स्मॉल होगा और सॉल्वेंट की विस्कोसिटी जितनी कम होगी, ब्राउनियन मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा। And this Brownian movement is responsible for the stability of colloidal solution. जितना ज़्यादा Brownian movement होगा पार्टिकल्स उतना easily coagulate नहीं हो पाएंगे, मीन्स एग्रीगेट होके precipitate में कन्वर्ट नहीं होंगे। मीन्स greater the Brownian movement, greater is the stability of colloidal solution. And now what is the reason for Brownian movement? The reason for Brownian movement is due to the unbalanced bombardment of particle by the molecules of the dispersion medium. मीन्स डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल पे अनइक्वल बम्बार्डिंग करते हैं, जिसके कारण वो स्टीरिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण जो पार्टिकल्स हैं अलग अलग डायरेक्शन पे मूव होते रहते हैं। इसे ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। ये स्लाइड पे आपको ब्राउनियन मूवमेंट दिख रहा है। पार्टिकल्स जिगजैग मोशन पे मूव हो रहे हैं किसी भी डायरेक्शन पे। Now next, charge on colloidal particles. Colloidal particles always carry an electric charge, either negative or positive. Now, the nature of this charge is the same on all the particles in a given colloidal solution. Means जितने भी particles होते हैं उस पर सेम चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। Now charge on the colloidal particle is due to one or more reasons. चार्ज जो होता है वो 3 रीज़न से आ सकता है। फर्स्ट, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सॉल पार्टिकल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो डिस्पर्शन ऑफ मेटल्स। यदि हम मेटल का कोलाइडल सोल्यूशन बना रहे हैं तो मेटल के पार्टिकल्स में, मेटल्स के जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया, इसलिए हो सकता है। सेकेंड, ड्यू टू प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन्स फ्रॉम सोल्यूशन, या कोलाइडल पार्टिकल ने अपने सरफेस पे किसी आयन को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए चार्ज हो सकता है। और थर्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, या इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म हो जाती है, इसके कारण होता है। बट द प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड रीज़न। लेकिन प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न माना जाता है। द सॉल पार्टिकल्स एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स।
When two or more ions are present in the dispersion medium, preferential adsorption of the ion common to colloidal particles usually takes place. जैसे कि आपको पता है कि पेप्टाइजेशन में प्रेसिपिटेट में कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है जिसको पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रोलाइट के किसी एक आयन को अपने सरफेस पर एड्जॉर्ब करेगा। तो कोलाइडल पार्टिकल पे जो आयन और इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन कॉमन होगा जनरली उस कॉमन आयन को एड्जॉर्ब करता है अपने सरफेस पे। फॉर एग्जांपल फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट में जब इलेक्ट्रोलाइट फेरिक क्लोराइड ऐड किया जाता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड पे इलेक्ट्रोलाइट का फेरिक आयन कॉमन है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, फेरिक आयन एंड क्लोराइड आयन। तो वो अपने सरफेस पे किस आयन को एब्जॉर्ब करेगा, फेरिक आयन को, और पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व फॉर्म होगा। सिमिलरली आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है जब आर्सेनियस ऑक्साइड में H2S गैस को पास किया जाता है। तो आर्सेनियस ऑक्साइड से आर्सेनियस सल्फाइड बनेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट है H2S हाइड्रोजन आयन एंड सल्फाइड आयन, एंड आर्सेनियस सल्फाइड AS2S3 अपने सरफेस पे सल्फाइड आयन को एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि सल्फाइड आयन दोनों में कॉमन है और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा। इन दिस वे कोलाइडल सॉल्यूशंस आर ऑलवेज चार्ज्ड। Then one of the ion adsorbed by colloidal particle and the remaining ion, जो second ion होगा जिस पे अपोजिट चार्ज है, are form a layer around the colloidal particle, and जो two layers बन जाएगी अपोजिट चार्ज की, that is called Helmholtz electrical double layer. The first layer of ion is firmly held and is termed fixed layer, while the second layer is mobile, which is termed diffuse layer. एक लेयर तो पार्टिकल के ऊपर फर्मली हेल्ड है तो उसको फिक्स लेयर कहते हैं, और दूसरी लेयर जो मोबाइल है उसको डिफ्यूज लेयर कहते हैं। नाउ सिंस सेपरेशन ऑफ चार्ज इज अ सीट ऑफ पोटेंशियल, आपको पता है दो अपोजिटली चार्ज की लेयर्स हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड electrokinetic potential or zeta potential. Means the potential difference between the fixed layer and the diffuse layer is called electrokinetic potential or zeta potential. Now the next property of colloidal solution is electrophoresis. When in a colloidal solution an electric field is applied by, फॉर एग्जाम्पल व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यहाँ पर आपको दिख रहा है इस एपरेटस में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगे हैं और कोलाइडल सोल्यूशन उस ट्यूब में भरा हुआ है। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट कोलाइडल पार्टिकल्स हैव चार्ज आइदर प्लस और माइनस। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड वाइल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव्स टुवर्ड्स द एनोड। तो नेगेटिवली चार्ज यदि कोलाइडल पार्टिकल्स में माइनस चार्ज होगा तो वो एनोड की साइड पे जाएगा, प्लस चार्ज होगा तो वो कैथोड की साइड पे जाएगा। दिस मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस कहा जाता है। व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मीन्स, it is observed that dispersion medium begins to move in an electric field. This phenomenon is called electroosmosis. इसी प्रोसेस में यदि हम सुटेबल मेम्ब्रेन लगा के पार्टिकल्स के मूवमेंट को प्रिवेंट कर दें, मीन्स ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा होने के कारण उसमें से क्रॉस ना हो, देन मीडियम मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में इन द अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स आपको पता है यदि कोलाइडल पार्टिकल में प्लस चार्ज है तो मीडियम में माइनस चार्ज है, कोलाइडल पार्टिकल में माइनस चार्ज है तो मीडियम में प्लस चार्ज है। तो मीडियम मूव करता है, यदि हम कोलाइडल पार्टिकल्स के मूवमेंट को रोक दें तो उस मूवमेंट को इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कोऑगुलेशन। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द सॉल्ट। कोलाइडल पार्टिकल का एग्रीगेट होकर प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को कोऑगुलेशन कहा जाता है। कोऑगुलेशन इज कैरिड आउट बाय मैनी वेज। इलेक्ट्रोफोरेसिस, अभी इसके जस्ट पहले आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की साइड पे जाके न्यूट्रल होके एग्रीगेट हो जाएंगे, दैट इज कोऑगुलेट हो जाएंगे। बाय मिक्सिंग टू अपोजिट चार्ज सॉल्व्स, इसको म्यूचुअल कोऑगुलेशन कहते हैं। दो अपोजिटली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देंगे। बाय बॉइलिंग
बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, बार बार डायलिसिस करने से भी कोagulation हो जाता है समटाइम. एंड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से कोलाइडल पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइट के अपोजिटली चार्ज आयन से न्यूट्रलाइज होकर कोagulate हो जाते हैं. नाउ इलेक्ट्रोलाइट से जो कोagulation होता है उसके लिए एक रूल अप्लाई होता है, दैट इज़ नोन एज हार्डी-शुल्जे रूल. उस रूल का फर्स्ट पॉइंट है, द आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैरी अपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ सॉल पार्टिकल इज इफेक्टिव इन कॉजिंग द कोagulation. मीन्स यदि हम किसी पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन में एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन इफेक्टिव होगा कोagulation करने में. सिमिलरली यदि हम नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन उसके चार्ज को कैंसिल करेगा. फॉर एग्जाम्पल, if in a negatively charged salt we add different electrolyte, one provide aluminum ion, one barium ion and one sodium ion, then coagulating power of electrolyte which provide aluminum ion will be highest and which provide sodium ion will be least. Means coagulating power of an ion is directly proportional to its valency. सेकेंड पॉइंट हार्डी-शुल्जे रूल का है कि किसी भी आयन का कोagulating पावर उसकी वैलेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मीन्स नेगेटिवली चार्ज सॉल को कोagulate करने के लिए कैटायंस की कोagulating पावर का ऑर्डर होगा एल्यूमिनियम आयन का हाईएस्ट, बेरियम आयन का उससे कम और सोडियम आयन का सबसे कम. सिमिलरली यदि हम किसी पॉजिटिवली चार्ज सॉल पे कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं जो एनायन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट या फिर हेक्सासाइनोफेरेट आयन, ये चार आपको दिख रहे हैं स्लाइड में. तो हेक्सासाइनोफेरेट आयन की वैलेंसी 4 है तो उसका कोagulating पावर सबसे ज़्यादा होगा और क्लोराइड आयन की वैलेंसी 1 है तो उसका कोagulating पावर सबसे कम होगा. मीन्स ऑर्डर ऑफ कोagulating पावर ऑफ एनायंस 4 नेगेटिव का सबसे ज़्यादा, 3 नेगेटिव का उससे कम, 2 नेगेटिव का उससे कम और 1 नेगेटिव का सबसे कम होगा. So these are 2 points of Hardy-Schulze rule. Now the minimum concentration of an electrolyte in millimoles per liter required to cause precipitation of a salt in 2 hours is called coagulating value. किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल्स पर लीटर में क्वांटिटी जो किसी कोलाइडल सोल्यूशन का प्रेसिपिटेशन कर देता है 2 घंटे में, वो उसकी कोagulating वैल्यू होती है. किसी इलेक्ट्रोलाइट की जितनी स्मॉल क्वांटिटी कोagulation कर देती है उसका कोagulating पावर उतना ज़्यादा होता है. मीन्स स्मॉलर द क्वांटिटी हायर विल बी द कोagulating पावर ऑफ एन आयन. दैट्स ऑल. The properties of colloidal solution completed. Now the few points of this chapter left, that is protection of colloid and application of colloid, which we will discuss in next lecture.